हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आप एनसीईआरटी की इंग्लिश और सामाजिक पढ़ना चाहते हैं या भारत की राजनीति और इतिहास को पढ़ना चाहते हैं या भौगोलिक वातावरण को जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज हम कर रहे हैं 7th क्लास की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन बुक का 6th लेसन, जिसका नाम है संचार माध्यमों को समझना। इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि संचार माध्यम क्या होते हैं। संचार माध्यम वे होते हैं जिनके द्वारा किसी एक स्थान की बात को दूसरे स्थानों तक पहुंचाया जाता है, वे संचार माध्यम कहलाते हैं। जैसे अखबार, टेलीविज़न, रेडियो या कोई मैगजीन, ये सभी संचार के माध्यम हैं क्योंकि इनके द्वारा किसी स्थान की बात को दूसरे स्थानों तक पहुंचाया जाता है। जैसे आप टेलीविज़न में देखते हो कि टेलीविज़न में स्थान स्थान की बातें बताई जाती हैं समाचारों में, और देश के अंदर क्या हो रहा है ये भी बताया जाता है। इसके अलावा आजकल इंटरनेट भी संचार का माध्यम है और ये सबसे ज़्यादा प्रगतिशील है, यानी कि इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। संचार माध्यम का ही दूसरा नाम होता है मीडिया। मीडिया शब्द तो आपने बहुत सुना होगा, जब आप टेलीविज़न देखते हैं तो उसमें भी मीडिया शब्द सुनने को मिलता है। मीडिया क्या होता है? मीडिया एक संचार माध्यम होता है जो एक स्थान की बात को सभी स्थानों पर पहुंचा देता है, और इस मीडिया के द्वारा ही हमें पता चलता है कि हमारे देश के अंदर क्या कुछ हो रहा है। कई अच्छी बातें और कई बुरी बातें हमें मीडिया के द्वारा पता चलती हैं। जैसे टेलीविज़न में हम देखते हैं तो समाचारों में बताया जाता है कि कहाँ पर बाढ़ आई हुई है, कहाँ पर तूफान आया हुआ है, या कहीं पर लड़ाई झगड़ा या मारपीट हुई है, उसका पता भी हमें टेलीविज़न के द्वारा चलता है। और ये बातें अखबारों से भी पता चलती हैं। इसके अलावा रेडियो पर भी कुछ बातें सुनने को मिलती हैं। ये सभी संचार के साधन हैं और मीडिया है। मीडिया का अर्थ ही होता है माध्यम। फ़ोन पर बात करते हैं तो फ़ोन भी एक संचार का माध्यम है, क्योंकि फ़ोन पर भी आप जब बात करते हो तो दूसरे स्थान की जानकारी आपको मिल जाती है। आगे हम पढ़ेंगे संचार माध्यम और तकनीक। तकनीक जैसे आपने सुना होगा टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी ही तकनीक है। जैसा कि अभी हमने इतने सारे संचार माध्यमों के नाम बताए, लेकिन ये सभी संचार के माध्यम हमेशा से नहीं है, क्योंकि अगर हम बहुत पहले की बात करें तो उस समय में केवल रेडियो ही होता था, या अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए चिट्ठियां लिखी जाती थी, या फिर अखबार ही होते थे जिसके द्वारा हमें दूसरे स्थान पर होने वाली बातों का पता चलता था। उसके बाद टेलीविज़न आया। टेलीविज़न के द्वारा भी हमें दूसरे स्थानों का पता लगने लगा, समाचार देखने लगे। और अब से कुछ समय पहले ही इंटरनेट आ गया है और मोबाइल फोन आ गया है। ये सबसे नया संचार का माध्यम है या नई तकनीक है। पुराने समय में इसका प्रयोग नहीं होता था। तो जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे नए नए संचार के माध्यम बनते जा रहे हैं। अब हम इनमें थोड़ा फर्क समझेंगे कि जो टेलीविज़न है, रेडियो है, मोबाइल फोन है, इनको इलेक्ट्रिक माध्यम कहते हैं, जबकि अखबार, मैगजीन इलेक्ट्रिक माध्यम नहीं है, वो छपे हुए माध्यम हैं। तो आप समझ गए होंगे कि छपे हुए माध्यम कौन से होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम कौन से होते हैं। आजकल की जो तकनीक है जैसे मोबाइल फ़ोन और टेलीविज़न, इंटरनेट आदि, इससे ज़्यादा और जल्दी बातों का पता चल जाता है और साथ में रंगीन चित्र भी देखने को मिलते हैं जो ज़्यादा आकर्षक होते हैं, और ये हमारी सोच को भी बदलते हैं। जब हम चित्रों को देखते हैं तो हमारी सोच पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। जैसा कि आज टेलीविज़न के बिना जीना भी मुश्किल है। केवल हम समाचार ही नहीं सुनते टेलीविज़न में, बल्कि कई मनोरंजन के नाटक भी देखने को मिलते हैं या फिल्में देखने को मिलती हैं। इन नाटकों और फिल्मों के द्वारा भी हमारी सोच पर असर पड़ता है। इसके अलावा कई बच्चों के प्रोग्राम आते हैं जो कार्टून आदि होते हैं, और उनको देखकर बच्चों की सोच पे भी असर पड़ता है। यही कारण है कि अब लगातार लोगों की सोच में परिवर्तन हो रहा है और समाज बदलता जा रहा है।
क्योंकि जैसे जैसे लोगों की सोच में परिवर्तन होता है वैसे समाज भी बदल जाता है। इसी तरह आप भारत में बैठकर अमेरिका की बातों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि दूसरे देशों में क्या हो रहा है। टेलीविज़न को पहले टेलीवाइजर कहा जाता था। इसका आविष्कार जॉन एल बर्ड ने किया था और वो जैसा कि चित्र में टेलीविज़न के सामने बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, और उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट के सामने अपना आविष्कार का प्रदर्शन किया था। 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के आ जाने से दुनिया में बड़ा बदलाव आया। हमने जिन संचार माध्यमों के नाम लिए हैं जैसे टेलीविज़न, कंप्यूटर, ये बहुत खर्चीले होते हैं यानी महंगे होते हैं। आप सोचिए जो टेलीविज़न का स्टूडियो होता है जहाँ से ये सारे कार्यक्रम दिखाए जाते हैं उस पर कितना पैसा लगता है, कितना धन खर्च करके उसको बनाना पड़ता है। इसके अलावा जो उनके कैमरे होते हैं, मशीनें होती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं। इसलिए ये जो तकनीक है ये बहुत ज़्यादा महंगी तकनीक है, इसके ऊपर बहुत पैसा खर्च होता है। टेलीविज़न में जो समाचार सुनाता है केवल वही कर्मचारी नहीं होता बल्कि उसके अलावा भी बहुत सारे कर्मचारी होते हैं। कोई लाइट दिखाने वाला कर्मचारी होता है, कोई कैमरे का कर्मचारी होता है, कोई आवाज़ को रिकॉर्ड करने वाला कर्मचारी होता है। तो ये सब कर्मचारी पैसे पर ही रखे जाते हैं यानी इनको तनख्वाह दी जाती है और ये अपना कार्य करते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि टेलीविज़न में समाचार सुनाने वाले के अलावा बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनको भी वेतन देना पड़ता है। लेकिन ये प्रश्न उठता है कि इनके पास इतना धन आता कहाँ से है। जब आप टेलीविज़न देखते हैं तो आपको बीच बीच में मशहूरी देखने को मिलती है, जो एडवर्टाइजमेंट होती है किसी भी चीज की होती है, जैसे साबुन की एडवर्टाइजमेंट या कोलगेट की एडवर्टाइजमेंट या किसी क्रीम की एडवर्टाइजमेंट। तो ये एडवर्टाइजमेंट टीवी पर क्यों दिखाई जाती हैं? क्योंकि इनके दिखाने के उनको पैसे मिलते हैं और यही स्टूडियो की आमदनी का स्रोत होता है। यानी कि इन मशहूरियों को दिखाकर जो पैसा मिलता है उससे ही स्टूडियो अपना खर्चा निकालता है और इन सभी कर्मचारियों को तनख्वाह देता है। और जितना ज्यादा इन मशहूरियों को दिखाया जाता है उतना ही ज्यादा पैसे मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं संचार माध्यम और लोकतंत्र। आप जानते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र सरकार की व्यवस्था की गई है। अब लोकतंत्र सरकार के साथ संचार माध्यमों का क्या संबंध हो सकता है? यह लोकतंत्र को सफल बनाने में संचार माध्यम क्यों जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है? ये क्वेश्चन पेपर में आता है। लोकतंत्र को सफल बनाने में संचार माध्यम इसलिए जरूरी है क्योंकि इनके द्वारा हमें पता चलता है कि देश के अंदर सरकार कैसा काम कर रही है। अगर सरकार अच्छा काम करती है तो समाचारों के द्वारा हमें सुनने को मिलता है। इसके अलावा अगर सरकार अच्छा काम नहीं करती है तो वो भी हमें समाचारों में सुनने को मिलता है। इसके अलावा टेलीविज़न में जो विभिन्न प्रोग्राम दिखाए जाते हैं तो उनमें कुछ लोग सरकार की अच्छी बातें बताते हैं जबकि कुछ लोग सरकार की गलत बातें बताते हैं कि सरकार गलत काम कर रही है, अच्छा काम नहीं कर रही है, जिससे लोगों का नुकसान हो रहा है। तो इस तरह की बातें हमें विभिन्न प्रोग्राम देखकर पता चलता है और लोग ये निर्णय ले लेते हैं कि अगली बार चुनाव होंगे तो उन्हें किस मंत्री को वोट देना चाहिए या किस पार्टी को वोट देना चाहिए। लोग उसी को वोट देते हैं जो पार्टी अच्छा काम कर रही हो। इसके अलावा हमें टेलीविज़न में ये भी देखने को मिलता है कि कुछ लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं। कहीं पर किसी मंत्री के पुतले जलाए जा रहे हैं, कहीं पर पथराव हो रहा है या लाठीचार्ज हो रहा है। इस तरह से हमें देश के अंदर होने वाली अनेक घटनाओं का पता चलता है और ये पता चलता है कि सरकार से लोग नाराज हैं या कोई कंपनी गलत काम कर रही है, जैसे प्रदूषण फैला रही है और सरकार उसके लिए कानून नहीं बना रही। तो ये चीजें भी हमें टेलीविज़न के द्वारा पता चलती है। अब ध्यान देने की बात ये है कि सभी न्यूज़पेपर्स में या सभी टीवी चैनलों पर अलग अलग जैसे प्रोग्राम दिखाए जाते हैं या अलग अलग समाचार सुनाए जाते हैं। तो इसका कारण ये है कि कई बार किसी एक चैनल पर किसी व्यापारी का दबाव होता है या सरकार का दबाव होता है तो वह चैनल उसी की बातें ज्यादा दिखाता है, यानी कि उस व्यापारी की विशेषताएं दिखाता है या उस सरकार की विशेषताएं बताता है। तो अगर हम केवल एक ही चैनल देखते हैं तो हमें एक ही तरह की बातें पता चलती हैं और अगर हम बदल बदल कर चैनल देखते हैं तो हमें एक ही बात के दोनों पहलू देखने को मिल जाते हैं।
अच्छी बातें भी देखने को मिलती हैं और बुरी बातें भी देखने को मिलती है। इसलिए हमें बदल बदल कर चैनल देखने चाहिए या एक ही तरह का अखबार नहीं पढ़ना चाहिए, बदल बदल कर अखबार पढ़ने चाहिए, क्योंकि अखबार भी कई बार किसी एक समूह के दबाव में आ जाते हैं, यानी कि लोग जैसा चाहें वैसा अखबार में छपवा लेते हैं। तो हमें बदल बदल कर अखबार पढ़ने चाहिए ताकि हमें वास्तविकता का पता चले, सच्चाई का पता चले। क्योंकि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है, इनके ऊपर सरकार का नियंत्रण है, सरकार का कंट्रोल है। सरकार जब चाहे किसी बात को दिखाने से मना कर सकती है, समाचार के किसी अंश को छुपा सकती है या किसी गाने को दिखाने से मना कर सकती है या किसी फिल्म के कुछ अंश को दिखाने से मना कर सकती है। इसे सेंसरशिप कहा जाता है। 1975 से 77 तक का जो समय था वो सबसे बुरा समय माना गया था, वो आपातकाल का समय था। कई बार तो सरकार का सेंसरशिप भी नहीं होता, लेकिन फिर भी पूरा समाचार दिखाने में कमी करते हैं ये चैनल। कई बार चैनलों पर किसी बड़े लोगों का अधिकार हो जाता है, इसलिए ये चैनल वही बातें दिखाते हैं जो वो लोग चाहते हैं। इस तरह से हम ये नहीं कह सकते कि ये संचार के माध्यम स्वतंत्र हैं। कहने को तो मीडिया स्वतंत्र मानी जाती है, लेकिन कहीं कहीं पर इनके ऊपर जो अमीर लोग होते हैं उनका दबाव बना रहता है। जैसा हमने बताया था कि ये बहुत महंगा पड़ता है चैनलों को दिखाना या स्टूडियो को चलाना, तो इसमें उन्हीं लोगों के ज़्यादा प्रोग्राम दिखाए जाते हैं जो लोग इनको ज़्यादा पैसा देते हैं, जैसे बिग बॉस, कौन बनेगा करोड़पति या खेल और कार्टून जगत। और जो चीज़ें ज़्यादा दिखाई जाती हैं इन चैनलों पर, उन्हीं का ज़्यादा असर पड़ता है समाज की सोच पर। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो संचार का माध्यम है, टेलीविज़न है, इसका लोगों के ऊपर बहुत असर पड़ता है। और बहुत सारे बच्चे तो टेलीविज़न से जुड़े ही बैठे रहते हैं कार्टून के कारण या नाटकों के कारण या गानों के कारण, जिससे उनकी पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ता है और उनका जीवन प्रभावित होता है और वो वास्तविक दुनिया से दूर हो जाते हैं। यानी कि टेलीविज़न की दुनिया का तो वो मज़ा लेते रहते हैं, लेकिन असली ज़िंदगी का मज़ा नहीं लेते। आगे बात करते हैं मसौदा तय किया जाना। इसका अर्थ ये होता है कि टेलीविज़न के अंदर क्या दिखाया जाए। उदाहरण के लिए जैसे कि आपके स्कूल का रिजल्ट हर साल आता है, लेकिन वह हर साल टीवी पर नहीं दिखाया जाता। जबकि अगर कोई अभिनेता आपके स्कूल में आ जाए तो वह प्रोग्राम टीवी पर बार बार दिखाया जाता है। तो जो ज़्यादा चीज़ आकर्षित करने वाली होती है उस चीज़ को बार बार दिखाया जाता है। जैसे आपके शहर में लगने वाला मेला या कोई प्रोग्राम है जहाँ पर कोई अतिथि के रूप में अभिनेता आया है, तो उस चीज़ को बार बार टीवी के ऊपर दिखाया जाएगा। ज़्यादातर चैनल वही चीज़ दिखाते हैं जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। आगे हम बात करते हैं स्थानीय संचार माध्यम क्या होते हैं। ज़्यादातर चैनल जो हैं बड़े बड़े प्रोग्राम ही दिखाते रहते हैं जो पूरे देश से जुड़े हुए होते हैं या सरकार से जुड़े हुए होते हैं, और इनका संबंध साधारण लोगों से नहीं होता है। इसलिए कई स्थानीय समूह अपना संचार माध्यम स्वयं तैयार कर लेते हैं। जैसा कि कृषि दर्शन आपने देखा होगा कि कुछ लोग फसलों के बारे में जानकारी देने लगते हैं, बीजों के बारे में और खाद के बारे में जानकारी देना शुरू कर देते हैं और वो अपना अलग से चैनल बना लेते हैं। इसके लिए वे सस्ते और आसानी से मिल जाने वाला वीडियो कैमरा भी इस्तेमाल करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञापन क्या होते हैं। सरकार व निजी संस्थाएं ऐसे विज्ञापन भी बनाती है जिनसे समाज में किसी बड़े संदेश का प्रसारण हो सकता है। जैसा पोलियो के ऊपर अनेक विज्ञापन दिखाए जाते हैं और उस विज्ञापन में यह संदेश दिया जाता है कि सभी लोग अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाएं। इसी तरह खुले में शौच ना जाने के ऊपर भी विज्ञापन बनाए जाते हैं कि लोगों को खुले में शौच नहीं करना चाहिए। जो नगर पालिका के द्वारा स्थान स्थान पर शौचालय बनवाए गए हैं उनमें ही जाना चाहिए। यानी कि इन विज्ञापनों के जरिए सरकार लोगों को कुछ बातें सिखाने की कोशिश करती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि इस मीडिया का लोकतंत्र में बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि मीडिया के द्वारा ही हमें ये पता चलता है कि सरकार कहाँ तक अच्छा काम कर रही है और किन बातों में अच्छा काम नहीं कर रही है।
यहीं पर हमारा ये लेसन पूरा हो जाता है। अगर आपको समझ आ जाए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। ऑल द बेस्ट।